कामिनी जी अपनी नीरस जिंदगी से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु उनकी शादी के 7 सालों बाद ही हो गई थी। उनके पति एक बैंक में मैनेजर के पद पर थे। एक बार वह अपने काम के लिए बैंक जा रहे थे, तब पीछे से तेज चलती आ रही ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब यह बात कामिनी जी को पता चली तो वह बेसुध होकर गिर पड़ी। उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला और बड़े दुख के साथ उनके घरवालों ने उनके पति का अंतिम संस्कार किया। जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तब उनका बेटा दिलीप उनके पेट में ही था। पति की मृत्यु के 5 महीने बाद उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। पति के बिना कामिनी जी की खुशियाँ अधूरी ही थी। उन्होंने किसी तरह अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। कामिनी जी के घर में उनके सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद देवर सब थे, लेकिन पति के बिना उनका जीवन दुख में कट रहा था। जब तक उनके सास ससुर रहे तब तक सब अच्छे से चल रहा था। जैसे ही उनके सास ससुर की मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद ही जेठ और देवर ने उन्हें घर से उनके बेटे के साथ निकाल दिया। लेकिन उनके ससुर ने जमीन जायदाद पहले ही तीनों बेटों में बराबर बांट दी थी। इस कारण वह अपने वाले हिस्से में कानूनी तौर पर रहने लगीं और खेतों को संभाल लिया। कुछ समय तक तो वह गांव में ही रहीं, लेकिन जैसे जैसे उनका बेटा दिलीप बड़ा हो रहा था, कामिनी जी को अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता हो रही थी। इसलिए वह अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर शहर में एक बना बनाया मकान खरीद लिया, जिसमें माँ और बेटे रहने लगे। कामिनी जी पढ़ी लिखी थीं, इसलिए वह एक स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। दिन बीतते रहे। कुछ सालों बाद उनका बेटा पढ़ लिख कर एक कंपनी में जॉब करने लगा, जिसके चलते उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। अब कामिनी जी को लगने लगा था कि वह अपने घर में बहू लेकर आए, इसलिए उन्होंने नाते रिश्तेदारों से कह रखा था कि उन्हें अपने बेटे की शादी करनी है, जिसके चलते कुछ रिश्तेदारों ने पढ़ी लिखी सुशील लड़कियों के रिश्ते बताए। दोनों माँ बेटे कुछ लड़कियों को देख कर आए। उनमें से उन्हें एक सोनम नाम की लड़की पसंद आई। वह देखने में सुंदर, नए नक्श बहुत अच्छे थे। उसी से कामिनी जी ने अपने बेटे की शादी करवा दी। बहू शुरू में तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया बदलता गया। वह घंटों अपनी माँ से फ़ोन पर बातें किया करती थी, जिसके चलते कामिनी जी की समधन अपनी बेटी को पढ़ाया करती थी, जिसके चलते वह कामिनी जी से गलत बर्ताव करती थी। आए दिन वह उन पर भड़का करती थी। एक दिन जब कामिनी जी की पोती का मुंडन संस्कार था, तब सोनम अपने पति दिलीप से कहती हैं, सुनो, अपनी माँ को समझा देना, 2 दिन बाद घर में रूही का मुंडन संस्कार है। कम से कम उस दिन वह मेरा मूड ना खराब करें। बेहतर होगा अगर वह अपने कमरे में चुपचाप रहें। अगर वह
अपने कमरे से निकली और मेरी बेटी की मुंडन संस्कार की पार्टी खराब हुई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मैं यह भी भूल जाऊँगी कि वह मेरी सास है। सीधा घर से बाहर निकाल दूँगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, कह देती हूँ। सोनम अपने पति दिलीप से बोली। दिलीप बोला, तुम क्या चाहती हो मैं माँ को समझाने जाऊँ? कम से कम तुम घर पर रहकर माँ को तो संभाल ही सकती हो। सच कहते हैं लोग, कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ और बीवी के सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। पार्टी में मेरे कंपनी के कुछ पार्टनर्स साथ साथ तुम्हारे मायके वाले भी आने वाले हैं। तुम्हें उनके सामने हमारी इज्जत बचानी है तो माँ को अच्छे से समझा देना और अगर ज़्यादा चिरचिर करें तो पीछे वाले कमरे में उन्हें बंद कर देना। और हाँ, प्लीज़ मुझे आगे से इन सब बातों से दूर रखा करो। बाहर की परेशानी क्या कम होती हैं? जो घर की परेशानी भी तुम मुझे संभालने को दे देती हो। इतना कहकर दिलीप कमरे से निकल गया। दिलीप के वहाँ से जाते ही सोनम बड़बड़ाने लगी, अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा देती हूँ। अरे हमारी मजबूरी ना होती तो मैं इस बुढ़िया को कभी भी अपने साथ ना रखती। इस बुढ़िया की वजह से अगर मेरी मुंडन की पार्टी खराब हुई तब तो मुझे इस बुढ़िया के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। आखिर कब तक मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी? पर अभी फ़िलहाल प्यार से ही इस बुढ़िया को समझाना होगा। कहीं बुढ़िया ने मुंह खोल दिया किसी के सामने तो सब कुछ खराब कर देगी। मन ही मन में बुदबुदाती हुई वह अपनी सास कामिनी जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं 2 दिन बाद आपकी पोती के मुंडन संस्कार की पार्टी है और उसी दिन आपके बेटे के प्रमोशन की भी पार्टी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो। अच्छा होगा अगर उस दिन आप अपने कमरे में ही रहें। इसलिए आपको कमरे से निकलने के लिए मना तो कर रही हूँ, फिर भी अगर आप इधर उधर ज़रूर घूमेंगी। उसके बाद आगे आपके साथ क्या होगा इसके लिए भी आप तैयार रहना। इतना कहकर सोनम वहाँ से चली गई। कामिनी जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। अरे इकलौती पोती है मेरी, क्या मैं उससे प्यार नहीं करती? भला मैं क्यों अपनी पोती की पार्टी को खराब करूँगी? अरे इन्हें कौन समझाए कि मूल से ज़्यादा एक माँ को ब्याज प्यारा होता है। अपनी पोती के साथ 2 पल बिताने के लिए ही मैं इन लोगों का गलत बर्ताव को बर्दाश्त कर रही हूँ और बहू है कि उसे बस पार्टी मेहमानों की पड़ी है, बस माँ के अरमानों की कुछ नहीं। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। सबकी हंसी ठिठोली की आवाज़ कामिनी जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वह अपनी पोती की उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वह तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवान की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कामिनी जी सोचने लगीं, कितने अच्छे से वह बचपन में अपने बेटे का जन्मदिन मनाती थी। बेटा बहू क्या लाया और कंपनी में
प्रमोशन क्या मिला, पूरा ही बदल गया। रूही के मुंडन संस्कार की पार्टी, साथ उसके प्रमोशन की भी पार्टी है, तो साधारण पार्टी तो नहीं होगी। पार्टी में बेटे के कंपनी के बहुत से लोगों और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। कामिनी जी को बहू के मायके वालों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी कामिनी जी अपने कमरे से बाहर कम ही आती थी, क्योंकि अगर वह जरा सा भी कमरे से बाहर आती तो उनकी बहू सोनम को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास के बाहर आने मात्र से ही और रूही को छूने मात्र से कहीं रूही बीमार ना पड़ जाए। सोनम रूही को भी कामिनी जी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। कामिनी जी दरवाजे की चौखट पर बैठकर बस अपनी पोती को दूर से ही निहारा करती थी और फिर बेटे बहू के इस चमकीले सुंदर घर में कामिनी जी एक पुराने कबाड़ के रूप में थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। कामिनी जी अकेली कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटे बहू का बस चले तो वह मुझे घर से ही निकाल दें, पर मैं जानती हूँ वह इस डर से मुझे निकाल नहीं पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा आदमी अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, शायद इस मजबूरी में वह मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। तभी अचानक सोनम ने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और उनकी तरफ एक साड़ी फेंकते हुए बोली, लीजिए यह साड़ी पहन लेना, कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो इज्जत हमने जो इतनी मुश्किल से कमाई है, कहीं वह तुम्हारी वजह से खराब ना हो जाए। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते, हाँ हूँ में ही जवाब देना, बस ज़्यादा किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझी। सोनम बस बोले जा रही थी, पर कामिनी जी का बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से सोनम उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें हिलाते हुए बोली, अरे सुन भी रही हो क्या, मैं बस बकती जा रही हूँ। कामिनी जी का ध्यान भंग हुआ और वह बोली, हाँ हाँ बहू, यह तो बताओ मेरी पोती की पार्टी में क्या क्या बनवा रही हो। सोनम बोली, हे भगवान, जब देखो इस बुढ़िया से बस खाने की बात करवा लो। अरे मैंने जो कहा आपने वह सुना या नहीं? अरे पार्टी की तैयारी हम लोग कर लेंगे, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो भी ज़्यादा बात मत कीजिएगा। अगर मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल गया तो मैं कह देती हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू के कड़वे शब्द सुनकर कामिनी जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, बहू बेटे के प्रमोशन पार्टी तो छोड़ो, क्या मैं अपनी पोती के मुंडन संस्कार की पार्टी में भी शामिल नहीं हो सकती? सोनम बोली, नहीं,
बिल्कुल नहीं। कामिनी जी बोली, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को तो दे दो। सुबह से सिर्फ 2 बिस्कुट और 1 कप चाय पी है। सोनम ने कामिनी जी को बड़ी बड़ी आंखें करके घूर कर देखा, मानो उन्हें जैसे बहुत कीमती चीज मांग लिया हो, और फिर मुंह टेढ़ा करती हुई वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद उनकी नौकरानी पुष्पा आई और खाने की थाली कामिनी जी को देते हुए बोली, अम्मा खाना खा लो। कामिनी जी ने आशा भरी नज़रों से पुष्पा की तरफ देखा। पुष्पा बोली, अम्मा अभी तो पकवान बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का जो बचा हुआ खाना था वह ले आई हूँ, ताकि कुछ देर के लिए तो आपकी भूख शांत हो सके, और फिर बिना मालकिन के पूछे अगर मैं पकवान लाऊंगी तो आप तो जानती हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। कामिनी जी सब समझ गईं। उन्हें भूख इतनी ज़ोरों से लगी थी कि वह खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह खाना खाते देख पुष्पा की आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, कोई कह सकता है भला कि यह एक अमीर आदमी की माँ है जो अपनी अमीरी का दिखावा करता है। जिस घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, उन्हीं की बूढ़ी माँ एक एक रोटी के लिए तरस रही हैं। इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना सब एक साथ बैठकर खाते हैं। यहाँ तो प्रमोशन में छेना बट रहे हैं, पार्टी मनाई जा रही है और उसी के घर की माँ भूखी है। उसे तो इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है। तभी पुष्पा को सोनम की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वह बाहर जाने को हुई। तभी कामिनी जी बोली, पुष्पा एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटती है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। पुष्पा बोली, अम्मा मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊँगी। अभी मैं जाती हूँ, वरना मैडम मुझे आज कच्चा ही खा जाएंगी। इतना कहकर वे वहाँ से चली गई। कामिनी जी ने बहू के कहे अनुसार साड़ी निकाल कर देखी तो वह खुश हो गई और कहने लगी, बहू ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी है, इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट दे देती तो अच्छा रहता। अभी के लिए पुरानी साड़ी ही पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान आ चुके थे और केक कट करने की तैयारी होने लगी। दिलीप और सोनम अपनी बेटी रूही को गोद में लेकर जैसे ही केक काटने के लिए आगे आए, दिलीप के बॉस ने कहा, अरे दिलीप, घर में आंटी जी हैं, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो तुम्हारा प्रमोशन की पार्टी, दूसरा उनकी पोती का मुंडन संस्कार की पार्टी। इतनी खुशी के मौके पर उन्हें यहाँ पर होना चाहिए। क्यों दोस्तों? सबने हाँ हाँ करना शुरू कर दिया। सबकी बातें सुनकर दिलीप ने सोनम की तरफ देखा तो सोनम बात बनाते हुए बोली, सर बात यह है कि मम्मी
जी की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं रहती और आज सुबह से ही उनके पैर में तेज़ दर्द हो रहा है। सुबह डॉक्टर को भी दिखाया था। उन्होंने मम्मी जी को आराम करने के लिए कहा है। हमारा तो बहुत मन था कि मम्मी जी अपनी पोती की पार्टी में आएं, लेकिन मम्मी जी ने कहा मुझे परेशान मत करो। हमारा तो बहुत मन था कि मम्मी जी अपने हाथों से दिलीप जी के प्रमोशन का केक कटवाएं और उन्हें आशीर्वाद दें, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना तो कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके सोनम ने दिलीप के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग जुट गए। उतने में पुष्पा एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो सोनम उसे डांटते हुए बोली, यह क्या कर रही है? यह चोरी छुपे खाना किसके लिए जा रही है? पुष्पा बोली, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। सोनम बोली, तो एक रोटी काफ़ी है, इस उम्र में ज़्यादा खाएंगी तो वज़न बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गई तो उनको कौन उठाएगा? खाना यहाँ रख और अपना काम कर। अम्मा को मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान अभी खाना खा रहे हैं और तुम्हें अम्मा की पड़ी है क्या? वहीं तुम्हें सैलरी देती हैं। सैलरी तुम मुझसे लेती हो और नौकरी अम्मा की बजाती हो। चलो जाओ यहाँ से। बेचारी पुष्पा को मजबूरन खाने की प्लेट को वहीं रखनी पड़ी और काम करने लगी। सोनम अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 1 बज गए, पर अभी तक कामिनी जी को खाना किसी ने नहीं दिया था। वह भूख से तड़प रही थी, लेकिन उनसे भूख अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। कामिनी जी के सब्र का बांध टूटता ही जा रहा था। वह उठकर अपने कमरे से बाहर आईं और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगीं। अचानक से दिलीप की नज़र कामिनी जी पर पड़ी और वह सोनम के पास जाकर धीरे से बोली, सोनम, मैंने तुमसे कहा था ना, इस पार्टी में माँ मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं दिखनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अम्मा को संभाल लेना। और तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। अरे तुमसे कहा था ना, उन्हें पीछे वाले कमरे में बंद कर देना। अब जल्दी से यहाँ से जाओ और अम्मा को अंदर ले जाओ, इससे पहले किसी की नज़र उन पर पड़े। सोनम फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें कमरे में ढकेलते हुए उनके कान में बोली, आपसे कहा भी था बाहर मत आना, आप सुनती क्यों नहीं हो? अरे बाहर क्या, सबके सामने आप नाक कटवा कर नहीं मानोगी। पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आया देख वह बोली, चलिए मम्मी जी अंदर चल कर आराम कर लीजिए। कामिनी
जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने कामिनी जी बोली, बहू तुम लोग मुझे मेरी पोती और बेटे की पार्टी के समय कमरे में बंद करके क्यों रख रहे हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को तो दे दो। अचानक से कामिनी जी की आवाज़ सुनकर सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े आदमी की माँ अभी तक भूखी प्यासी बिलख रही हैं। लोग पार्टी और खाने का आनंद ले रहे हैं। पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी एक ही जैसी बातें करने लगे। आखिरकार सोनम कामिनी जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले गईं और कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर ढकेलते हुए बोलीं, खबरदार जो बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह सबके सामने उछालते हुए? क्या बताना चाहती हो आप लोगों को कि हम आपको भूखे रखते हैं, खाना भी नहीं देते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे संभालूं। इससे पहले कामिनी जी कुछ कहती, उससे पहले सोनम ने दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने भोली सी सूरत बनाते हुए पुष्पा से बोली, पुष्पा जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना लगा कर दो। तुम्हें कितनी बार कहा है मम्मी जी को समय समय पर खाना खिला दिया करो। अरे आखिर तुम्हें पगार हम किस बात की देते हैं? तुम्हें यहाँ हमने मम्मी जी की देख रेख के लिए तो रखा हुआ है। तुम्हें पता है ना, वह बूढ़ी हो गई हैं, हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने खाना खाया था, अब फिर से भूख लग गई। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? पुष्पा आश्चर्य से सोनम की तरफ देखने लगी और फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर कामिनी जी के कमरे में ले गईं। पलंग पर पड़ी कामिनी जी रो रही थी। पुष्पा को देखते ही बोली, देख पुष्पा, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, पलंग से टकराकर मेरा बुढ़ापे के शरीर को चोट लग गई हैं और कितना खून बह रहा है। पुष्पा ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, उनके हाथ में बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं अम्मा, पहले आप खाना खा लो, मैं घाव पर दवा लगा दूंगी। पुष्पा ने अपने हाथों से कामिनी जी को खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द भी उन्हें कम लग रहा था। तो पुष्पा बोली, एक बात कहूँ अम्मा, इतना बड़ा दिन था आज आपके बेटे और बहू का, लेकिन बेटा है कि आपसे एक मीठा बोल तक नहीं बोलता। सच कहूँ अम्मा, अगर आपका बेटा सही होता तो आपकी बहू की हिम्मत नहीं होती आपके संग ऐसा बर्ताव करने की। आप क्यों बर्दाश्त करती हो? भला क्या कमी है आपके पास? फिर आप बेटे बहू पर मोहताज क्यों हो? कामिनी जी बोली, पुष्पा
गांव में मेरे पास ज़मीन जायदाद सब कुछ है। चाहे तो आज अपने लिए नौकर चाकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार का साथ और अपनी पोती के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। गांव में मैं अकेली क्या करूँगी? यहाँ कम से कम अपने बच्चों का मुंह देख लेती हूँ। यही सोचकर तसल्ली कर लेती हूँ कि कम से कम अपने बच्चों के साथ तो रहती हूँ, और गांव की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वह भी बेटा और बहू अपने पास ही रख लेते हैं। दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। दिलीप के बाबूजी भी मुझे जीवन जीने के लिए अकेला ही छोड़कर चले गए। अब मैं बेटे और बहू अपनी पोती को छोड़कर भला कहाँ जाऊँ? इतना कहते कहते कामिनी जी फूट फूट कर रोने लगीं। पुष्पा बोली, अम्मा, आप पति के बगैर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतने बड़े पद पर नौकरी लगवा सकती हैं, तो क्या यह ज़मीन जायदाद संभाल नहीं सकती हैं? आपके इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि आप 2 वक्त के खाने के लिए अपने बेटे बहू के आगे मोहताज हो जाओ। अम्मा, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की खाओ। मेरा बेटा अगर ऐसा करता तो मैं अपने बेटे से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो पढ़ी लिखी हैं। तभी सोनम ने पुष्पा को आवाज़ लगाई और वह बाहर चली गई। उसके जाते ही कामिनी जी सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस खाने को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि क्या यह मेरे आत्मसम्मान की रोटी है? थोड़ी देर बाद पुष्पा कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा कि खाना वैसा का वैसा ही था और कामिनी जी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। पुष्पा बोली, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? कामिनी जी बोली, नहीं चाहिए मुझे तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इसे वापस। पुष्पा ने कामिनी जी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी खत्म हो चुकी थी। सोनम और दिलीप कमरे में आ गए और आते ही कामिनी जी पर चिल्लाने लगे, क्या ज़रूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ बैठे बिठाए मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकतें करती हो। खाने के लिए आप कितनी पगलाई हो। अरे, क्या हम आपको खाने के लिए खाना नहीं देते हैं क्या? कहकर तो आप ऐसे रही थी, ना जाने कितने दिनों से भूखी पड़ी हुई हैं। यहाँ मेरी कोई इज्जत है या नहीं? आपको पता है लोग कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊँगा। फिर पड़ी रहना अकेली और खाते रहना खाना। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें अपने घर में रख रहा हूँ। मेरी जगह कोई और बेटा होता तो
अब तक किसी वृद्ध आश्रम में पड़ी हुई होती आप। अरे तुम जैसे बूढ़ों को तो आजकल बच्चों की कदर ही नहीं है। दिलीप की बातें अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि सोनम बोली, ये देखो खाने के पीछे इतना मरी जा रही थी, वह भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। खाना बर्बाद करती हैं, पता है भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझे से नहीं उठाए जाएंगे। सुनो, इनका कुछ करो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता इन्हें, या तो किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो या फिर इन्हें अपने वापस गांव भेज दो। जब वहाँ अकेली रहेंगी तब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। दिलीप बोला, ठीक है, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। कामिनी जी चुपचाप बेटे और बहू की बातें सुन रही थी। पुष्पा आश्चर्य से कामिनी जी की तरफ देख रही थी कि वह सोच रही थी, वह तूफान से पहले की शांति है। न जाने आज अम्मा क्या करेंगी। दूसरे ही दिन दिलीप ने कामिनी जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर कामिनी जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी जमीन जायदाद से उन्होंने दिलीप को बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत बनवा ली, जिसके अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसे मिले उससे वृद्ध आश्रम बनवा दिया। उस वृद्ध आश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी पुष्पा को दे दी जाए। इसके लिए उसे हर महीने की तनख्वाह भी दी जाएगी। घर के आधे हिस्से में उन्होंने एक कारखाना खुलवा दिया, जहां गरीब लाचार महिलाएं और लड़कियां काम कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। और आधे हिस्से में वह खुद रहने लगीं। एक दिन उन्होंने पुष्पा को फ़ोन किया और वह और उसका पति वहाँ पर आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और कामिनी जी के साथ रहने लगे। कामिनी जी अब तो अपने आशियाने में सुकून की रोटी खाती थी। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी वह दिलीप के पास न भेजकर कामिनी जी ही अपने पास रखना शुरू कर दिया था। जब पैसा दिलीप के अकाउंट में नहीं आया तो वह सोनम के साथ गांव पहुंच गया। गांव आते ही कामिनी जी के ठाठ बाट देखकर दिलीप पगला गया। माँ, यह घर का क्या हाल बना रखा है आपने, और इस बार खेती में कमाई नहीं हुई है क्या, जो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। कामिनी जी बोली, मैं तुझसे क्यों पूछूंगी, तुम होते कौन हो, और अब वह सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। सोनम बोली, आप पैसों का क्या
करोगी और आधे घर को कारखाने में बदल दिया। कामिनी जी बोली, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था? और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी है तो मैं अपने अनुसार इसको इस्तेमाल कर लिया। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझसे यह सब कुछ कहने वाले? दिलीप बोला, माँ यह कैसी बातें कर रही हो आप? हम आपके बेटा और बहू हैं। आपका भला बुरा हम अच्छे से जानते हैं। कामिनी जी बोली, कौन है बेटा, कौन है बहू? वह तो अपने प्रमोशन की पार्टी में हजारों लोगों को खाना खिला रहे थे, लेकिन अपनी माँ को एक रोटी के लिए भी तरसा रहे थे। ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैंने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। अब तुम्हें तुम्हारा शहर, तुम्हारा आलीशान घर मुबारक हो। और हाँ, मैंने अपनी पोती के नाम गांव की ज़मीन बेचकर 20 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए हैं। जब मेरी पोती बड़ी होगी तब वह जो चाहे उन पैसों का कर सकती है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब दोबारा तुम्हें यहाँ गांव में आने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब प्रमोशन पार्टी त्योहार अपनी पत्नी के साथ आराम से मनाओ। सोनम बोली, मम्मी जी आप ऐसा कैसे कर सकती हो? जरूर यह सब आपको इस पुष्पा ने भड़काया होगा। इसकी तो मैं जैसे ही वह पुष्पा की तरफ बढ़ी तभी कामिनी जी ने एक जोरदार थप्पड़ सोनम के गाल पर मार दिया और बोली, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया, आज तक तो तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की। जो भी सेवा की इसने की और मेरे मरने के बाद भी यह इस घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना और ना ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। पुष्पा का पति मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम इन लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ अब मेरे घर से और वापस कभी लौट कर मत आना। कामिनी जी के इस रूप को देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुष्पा बोली, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग अम्मा जी को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। बेचारी अम्मा को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार दिलीप और सोनम नजरें झुकाए वहाँ से चले गए और दोबारा लौटकर नहीं आए। यहाँ कामिनी जी अपनी खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। पुष्पा और उसका पति कामिनी जी की खूब सेवा करते रहे, ईमानदारी से उनकी चीज़ों को संभालते थे। जब बेटा बहू ने अपना फर्ज अदा नहीं किया तो वह अधिकार कैसे पा सकते थे? वह खाली हाथ ही रह गए। कुछ समय बाद कामिनी जी की मृत्यु हो गई। इसकी खबर पुष्पा ने दिलीप और सोनम को दी। वह तुरंत अपने
गांव आए, लेकिन उनकी वसीयत के मुताबिक उनको अग्नि देने का हक पुष्पा के पति का था। इसलिए उसी ने उनका अंतिम संस्कार किया और सारी क्रिया विधि पूरी की, जिसके चलते लोग दिलीप और उसकी पत्नी पर थूक रहे थे। वह कह रहे थे कि बेटे बहू के होते हुए बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार कोई और करे तो धिक्कार है ऐसे बेटे बहू पर। अब वह शर्म के मारे मरे जा रहे थे, इसलिए वह अपना मुंह छुपाकर अपने शहर चले गए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।